क्रिएट टेबल यूजिंग अनदर टेबल, टेबल को क्रिएट करना अनदर टेबल का यूज करके एक कॉपी बन जाती है एग्जिस्टिंग टेबल की। तो कहानी आप अपने आराम से पढ़ लेना घर बैठ के, जो सिंटैक्स है वो देखो। सिंटैक्स है, चलो मैं साथ साथ लिखता भी। सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, नई टेबल का नाम जो आप अपना बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए इसका नाम कर दिया मैंने EMP10, ठीक है, एज। अब इस टेबल को जब आप बनाएंगे तो जिस एग्जिस्टिंग टेबल से बनाएंगे उस एग्जिस्टिंग टेबल के साथ सेलेक्ट कमांड लिखेंगे एज के बाद, एज सेलेक्ट। अब मान लीजिए मैंने यहां पे कर दिया एस्ट्रिक कर दिया, ठीक है, फ्रॉम EM, सबसे आसान मैंने लिखा है अभी। इसका मतलब है कि आपकी एक टेबल बनेगी जिसका नाम होगा EMP10। इस EMP10 टेबल में कितने कॉलम्स आएंगे, जितने आपने सेलेक्ट से सेलेक्ट करे हैं। कितने कॉलम सेलेक्ट करे हैं आपने? सारे कॉलम। तो EMP टेबल के सारे कॉलम ही EMP10 टेबल में आएंगे। अब सर रोज, रोज कितनी आएंगी? तो आपने जब सेलेक्ट कमांड लिखी तो क्या आपने वेयर लगा के रोज को फिल्टर किया? नहीं। दैट मीन्स सारी रोज सेलेक्ट होकर आएंगी इस वाले पोर्शन से। तो जितने कॉलम जितनी रोज इस सेलेक्ट से सेलेक्ट होकर आएंगे वो इस नई टेबल के अंदर आएंगे। तो अभी मैं एंटर कर दूं तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई एग्जिस्टिंग टेबल का यूज करते हुए एक दूसरी टेबल बनाने की। देखते हैं क्वेरी। ओके, तो अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP10 करूंगा तो वही रिकॉर्ड आ गए जो उसमें आए हैं। अब ये बिल्कुल कॉपी बन गई। अब आप जो भी इस पर ऑपरेशन करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑपरेशन गलत हो गया तो चिंता वाली बात नहीं है, ऑलरेडी EMP है, वो जैसा था वैसा ही है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं EXP10 पे कर लो। और जब आपको लगे हाँ अब जो जो मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक है, तो फिर आप वही सारे ऑपरेशन EMP टेबल के साथ अपना बाद में कर लेना। एक तरीका तो इसका ये होता है। अभी इसको और सीखते हैं। तो अब फिर से मैंने क्या करा, क्रिएट टेबल EMP11, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, लेकिन इस बार मैंने कंडीशन लगा दी, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। तो अब EMP11 टेबल जो बनेगी उसमें कॉलम्स कितने आएंगे? कॉलम्स कितने आएंगे EMP11 टेबल में? सिर्फ सैलरी कॉलम आएगा या सारे कॉलम्स आएंगे? क्योंकि आपने सेलेक्ट कितने करे हैं? सारे कॉलम सारे आएंगे। अब EMP11 टेबल में रोज कितनी आएंगी? वो रोज जो EMP टेबल में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 10 ही रोज आई होंगी। ठीक है, अब एक और सिंटैक्स इसी का, EMP12 एड सेलेक्ट EMP ID comma EMP cell from EMP where employee salary is less than 50,000। अब बताइए जो EMP12 टेबल बनेगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें कितने कॉलम्स होंगे? 2 कॉलम। कौन कौन से? एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय सैलरी कॉलम आएंगे, ठीक है। और उसके बाद रोज कौन सी आएंगी? जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, एम्प्लॉय टेबल। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मान लीजिए उसका आंसर मुझे भी नहीं पता, कि अब जो नई टेबल जो बनाई आपने EMP10 11 12, इसमें डेटा आ गया, कॉलम्स कौन सी आई वो सब समझ में आ गया। क्या ये जो कॉलम्स आते हैं नई टेबल में इनका डेटा टाइप, इनका कॉन्स्ट्रेंट भी आया होगा?
अगर मैं आपसे पूछूं एम्प्लॉय आईडी एक्चुअल टेबल में प्राइमरी की कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट था, क्या वो यहाँ भी जब आया होगा ईएमपी 12 टेबल में, क्या यहाँ भी ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की बनकर आया होगा? अब इस बात को अगर मुझे चेक करना हो कि ये बात सही है या नहीं है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे क्विकली डेस्क्राइब कमांड चला कर देख लो अपना। डेस्क्राइब कमांड चलाकर देखा ईएमपी 10, तो अब आप ध्यान से देखो, एम्प्लॉय आईडी में टाइप तो वही आया, नल, नल अलाउड नहीं है, की प्राइमरी लिखकर नहीं आ रहा है, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गई इसकी 0। ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं आया क्योंकि एक्स्ट्रा में लिखकर आता था ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट साथ में आ गया, तो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट चल रहा है, ये हमारा साथ में आ गया। मतलब प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट इस वाली अप्रोच में नहीं आएंगे। तो क्या करें सर? हमने कहा फिर एक काम करो ना, नई टेबल में आप पुरानी टेबल का डेटा लाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि भाई नई टेबल के अंदर भी हमारा प्राइमरी की वाली चीजें या जो स्ट्रक्चर वाली चीजें वो वही रहे, तो आपको क्या करना होगा? पहले आपको अलग से क्रिएट कमांड का यूज करके ये काम मैन्युअली करना होगा। अब क्या करो, इस बार क्रिएट टेबल EMP13। अब आप एक नई टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल EMP13, इसमें EID कर दिया, एम्प्लॉय आईडी नहीं रखा मैंने नाम, EID रख दिया। ठीक है, इंटीजर टाइप का रख दिया। उसके बाद प्राइमरी की कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। कॉमा, यहां लगेगा कॉमा। ई नेम varchar 10 ब्रैकेट क्लोज हो गया पहले ही, तो एक सब गलत ही हो जाएगा, कंट्रोल सी कर देते। ई नेम varchar 10 कॉमा ई सेल क्लोज। ये टेबल मेरी बनी हुई है पहले से। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस टेबल के अंदर उस टेबल के रिकॉर्ड आ जाएं, इस टेबल के अंदर उस टेबल के रिकॉर्ड आ जाएं। ऐसा तब हो सकता है जब दोनों टेबल का ढांचा एक जैसा हो। कॉलम के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ढांचा एक जैसा हो। कॉलम का जो स्ट्रक्चर है, टाइप और कांस्टेंट वाली चीज, तो वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इंसर्ट कमांड चलेगी, क्योंकि इस बार टेबल क्रिएट नहीं करनी। देखो यहाँ पर क्या होता है, टेबल क्रिएट भी होती है, बट इस बार टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है EMP13। मुझे इस टेबल के अंदर बस रिकॉर्ड लाने हैं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट से आएंगे। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है? EMP13। क्या चीज? कब लिखा था बताओ? कब? मैंने तो कभी नहीं लिखा। क्रिएट टेबल में वैल्यू कीवर्ड कब आता है? कभी नहीं आता। इंसर्ट में आता है, अगर आता है तो इस बार इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। अब वैल्यूज कीवर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट। इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अच्छा, इसमें देखो कहाँ लिखा है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद अपना सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। तो इसका मतलब है
कि जितने रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर आएंगे वो सारे के सारे इंसर्ट हो जाएंगे इस EMP13 टेबल। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन तो सर फिर होना ही चाहिए क्योंकि हमने खुद ही बनाई है टेबल। कॉलम के नाम अलग हो सकते हैं बट कॉलम का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों टेबल के सेम होने चाहिए। क्या? तो हमने डिफॉल्ट EMP13 का बना ही नहीं, सैलरी कॉलम का डिफॉल्ट हमने बना ही नहीं, इसका टाइप सेम है ना, टाइप सेम होना है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे इस बार टेबल बना रहा हूं, टेबल का नाम कर दिया 14, सब कुछ वही, सेलेक्ट इंसर्ट इनटू EMP14, सेलेक्ट EMP ID, कॉमा EMP नेम फ्रॉम EMP। अब क्या होगा? अब जो टेबल है EMP14 उसमें कितने कॉलम्स हैं? 3। और जहां से आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कराएंगे कितने कॉलम सेलेक्ट होकर आएंगे? 2। तो तीसरा कॉलम की वैल्यू क्या होगी EMP14 टेबल में? वो तो कॉलम हमारा वैल्यू कंटेन कर ही नहीं पाएगा। एरर, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। तो इस वाली अप्रोच में जो टारगेट टेबल है जिसमें आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस टेबल में जितने कॉलम हैं उतने ही कॉलम हमारी सोर्स टेबल के अंदर से सिलेक्ट होकर आने चाहिए। अगर कॉलम अलग अलग इंसर्ट करने, जैसे सर मैं तो चाहता ही यही था कि EMP14 टेबल में सिर्फ EID और नेम की वैल्यू इंसर्ट हो, सैलरी सब की नल कर दो, हम चाहते ही यही है। तो ऐसा हमने लिखा लेकिन हो नहीं पाया। तो अब अगर मुझे करना है तो मैं EMP14 को बताऊंगा कि आपके कौन कौन से कॉलम में वैल्यू जाएगी। आपके EID कॉलम में वैल्यू आएगी और नेम कॉलम में वैल्यू जाएगी। और EID में कौन सा कॉलम आएगा? जो यहाँ से EMP ID है। और नेम में कौन सा कॉलम जाएगा? जो यहाँ पर EMP नेम। अब आप ये वाला इंप्लीमेंट कर सकते। अच्छा, वैसे तो मुझे उम्मीद है बता दोगे आप, बट फिर भी मैंने एक टेबल और बनाई EMP15 जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी नहीं है, बस दो ही है, नाम और आईडी रखनी है। इंसर्ट इनटू EMP15, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। ये सही है या गलत? EMP15 टेबल में हमने तो नहीं बताया कि किस किस कॉलम की वैल्यू इंसर्ट होनी है, मतलब सारे कॉलम की इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब आपको या तो टेबल के नेम को आप ब्रैकेट बताया जाता है, और जब नहीं बताते हो फिर आपकी मजबूरी है कि अब इंसर्ट में सारे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं, जहां से लाकर हम इंसर्ट कर रहे हैं वहां से मैंने सारे कॉलम सेलेक्ट करे हैं, लेकिन वहां पर सारे कॉलम का मतलब कितने कॉलम? 3। तो यहाँ पर एस्ट्रिक मतलब कितने हैं? 3। और यहाँ पर सारे का मतलब कितने हैं? 2। तो वो एरर कॉलम काउंट वाली साइड आनी चाहिए। देखते हैं।
फिर आ गई। अब मैं चाहता हूं मेरी टेबल में 2 ही हैं और उस टेबल में 3 है, तो उसके 2 कॉलम इसमें जाके स्टोर हो जाए, तीसरे की जरूरत ही नहीं, तो कैसे करेंगे फिर अब? तो यहाँ पर एस्ट्रिक की जगह आप इंडिविजुअल कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कौन से कॉलम, मान लो ई एम पी आई डी और ई एम पी, तो ये दोनों कॉलम EMP15 के जो 2 कॉलम है उनमें जाके हमारे स्टोर हो जाएंगे। नहीं, टाइप नाम आप यहाँ पर पहले लिख दो EMP नेम, यहाँ कर दो EMP आईडी, तो होगा क्या, इस टेबल के पहले कॉलम में EMP नेम इंसर्ट होगा। अब पहला कॉलम यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पर पहला कॉलम जो आ रहा है वो वैरचर है, मिसमैच हो जाएगा, एरर आ जाएगी। नाम अलग हो सकता है लेकिन जिस ऑर्डर में आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस ऑर्डर में टाइप कॉलम के सेम होने चाहिए।